गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आज आपको पता होगा कि हम एग्रोनॉमी के सवाल करने वाले हैं और सभी बच्चे लाइव उपस्थित हो चुके होंगे। बहुत शानदार तरीके के सवाल मैं लेके आया हूं। ये सवाल वो हैं जो बार बार कंपटीशन में रिपीट होते हैं। तो आप चाहें तो इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, वरना लास्ट में आप शेयर करने से अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे। आपको खुद को लगेगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी क्लास थी, हमें शेयर कर देनी चाहिए थी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो उनकी संख्या कितनी होती है। तो आप लोग यहां से जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मेरा कमेंट सेक्शन है वो चालू है। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 15 है, सेकंड में 17 है, 19 है या 18 है? जल्दी से आप लोग बता देंगे कि कितनी है। पौधे में वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर बन पा रहा है मेरे अकॉर्डिंग, इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देते रहें, ताकि मैं देखता रहूं कि आप राइट आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। आपकी जांच भी होती रहेगी साथ में। तो आप लोगों को खतरा किससे होता है? 17 से। तो पौधे के भी आवश्यक जो पोषक तत्व है वो कितने हैं डियर? 17। यानी 17 जो होते हैं पौधे की वृद्धि के लिए यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, कितने होते हैं? 17। ठीक है ना। उम्र में वृद्धि, आपकी वृद्धि कंप्लीटली कहते हैं ना, कंप्लीटली कितने बड़ा हो गया? 17 का हो गया। तो 17 से खतरा यानी वृद्धि करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 17। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 17 देख लिया होगा। फिर अगला इसी सीरीज में अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आपकी स्क्रीन पे है कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को पुनः परिष्कृत करने का मतलब आप समझते हो, पुनः अलग कब किया गया। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को पुनः परिष्कृत कब किया गया, यानी वापस अलग कर करके देखा गया। कब अलग कर करके देखा गया? इसमें इतने तत्व मौजूद होते हैं। बिल्कुल जितेंद्र मेहरा, आपका आंसर है वो बिल्कुल राइट है, 17 है। और अगले सवाल पे भी थोड़ी पैनी नजर डालें। इसमें 1949, फिर 1939, 1954 और 1960 यानी 1949, 1939, 1954 और 1960 कौन सा सही है सन है वो राइट बैठ पा रहा है? तो यहां पे राइट सन बैठ पा रहा है कौन सा? 1954। ये डायरेक्ट आप लोग एज इट इज भी याद रख सकते हैं कि 1954 है, उसमें आवश्यक पोषक तत्व है उनको परिष्कृत कर लिया गया, यानी उनको अलग कर लिया गया। इसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका होगा। मृदा में गतिशील तत्व है। गतिशील का मतलब आप लोग समझते होंगे, मोमेंटेबल। गतिशील जो तत्व है वो कौन सा है? जिंक है, यानी जेडन है, जिंक है, या फिर फास्फोरस है। फास्फोरस को किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। कॉपर है, सीयू है, या फिर कौन सा है? नाइट्रेट है, यानी NO3 वाला है। कौन सा है? मृदा में गतिशील तत्व कौन सा है? मृदा में गतिशील तत्व आप लोगों को देखना है। तो मृदा में जो गतिशील तत्व है वो अपना प्यारा प्यारा कौन है? फास्फोरस है। ये प्यार का प्रक्रम करने के लिए आप लोगों को क्या करनी पड़ती है? गति करनी पड़ती है, यानी मूवमेंट करना पड़ता है। अगला इसी क्रम में अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका होगा और वो सवाल है द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा नहीं है। डियर गौर फरमाएं, इस क्वेश्चन में लॉजिक छुपा हुआ है। यहाँ पे ये ना देखें कि ये पोषक वाला ये सर लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला सर लिख देंगे। पोषक तत्व कौन सा नहीं है। अभी जो SKNU जो कर्ण नरेंद्र यूनिवर्सिटी जोमनेर है उसने भी पेपर लिया, फिर उससे पहले जेट का पेपर आ चुका है। ये ट्रेडिंग हो चुका है कंपटीशन एग्जाम का कि वो बार बार नेगेटिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो हमने भी हमारी सीरीज में डाल रखे हैं खूब सारे नेगेटिव क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा यहाँ द्वितीयक पोषक तत्व पढ़ता है और पढ़ते ही उसमें जाता है कि द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा बनेगा? अब यहाँ पे N भी दे रखा है, द्वितीयक पोषक तत्व ये है, P भी है, और कौन सा? बोरोन भी दे रखा है, और हाँ उपरोक्त
सभी भी दे रखा है, नहीं है। द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन किसमें है? इसमें थोड़ा सा इरर रह गया। हाँ, यहां एफ है, फिर एस है, एफ है यहां पे फिर। डी, चलो पी पे भी आंसर आ रहा है बच्चों। कौन सा जा रहा है? डी जा रहा है। कौन सा जा रहा है? उपरोक्त सभी है, उपरोक्त सभी वाला। फिर कोशिका की मुद्रा, क्वेश्चंस में उसमें एरर है, बच्चे को पता नहीं चला। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? आपको पता होगा जो ऊर्जा मुद्रा, करेंसी ऑफ एनर्जी, किसको बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं। एटीपी में क्या होता है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहना। एटीपी के अंदर क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और यहां पे जो आंसर बन जाएगा आप लोगों को पता होगा, ये पोटेशियम दे रखा है, हाँ, सोडियम या पोटेशियम, पोटेशियम दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है, बोरोन दे रखा है और जिंक दे रखा है। तो यहाँ पे एटीपी, करेंसी ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग आपका कि यहाँ पे एटीपी जो दे रखा है, ठीक है ना, एटीपी में कौन सा जाएगा? फास्फोरस वाला जाएगा, यानी जो फास्फोरस है, पी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर बनता है। अगला सवाल इसी क्रम में, पौधे की पुरानी पत्तियों पर कौन से पोषक तत्व के कमी के लक्षण दिखाई देंगे? यहाँ पे पौधे की पुरानी पत्तियों पे, जो ओल्ड लीफ जो होती है, पुरानी पत्तियां होती है, उन पर कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण है वो दिखाई देते हैं? यानी यहाँ पे एस और Cl रहेगा, ठीक है ना, सल्फर और क्लोरीन रहेगा, और Fe और Mn रहेगा, ठीक है ना। Fe और Mn जानते हो क्या? Fe को क्या बोलते हैं? फेरस और मैग्नीज रहेगा, और कैल्शियम और बोरोन रहेगा, और Mg यानी मैग्नीशियम और एमो मोलिब्डेनम रहेगा। कौन सा है वो राइट आंसर बन पाएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। और यहां से आप लोगों को पुरानी पत्तियां, आप लोगों को पता होगा कौन से पुरानी पत्तियां कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है, हरिमाहीनता होने लग जाती है, क्लोरोसिस होने लग जाता है। ताराचंद आप लेट आए ताराचंद, ठीक है कोई बात नहीं, जब भी आए। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम जाएगा, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, यानी यहाँ पे कौन सा आंसर राइट बैठ पा रहा है? Mg प्लस MO, यानी डी है वो राइट आंसर बैठ पा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे है, अमोनियम सल्फेट का तुल्यांकी अम्लीयता कितनी होती है? 93 होती है, 110 होती है, या फिर 80 या 128 होती है? कितनी होती है तुल्यांकी अम्लीयता? तो इसका जो राइट आंसर बन पा रहा है वो कितना बन पा रहा है? 110 है वो तुल्यांकी अम्लीयता है अमोनियम सल्फेट का। और फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है जिंक, जिंक नहीं जिप्सम, जिप्सम दे रखा है। जिप्सम जानते होंगे, जिप्सम, जिप्सम का यूज भी जानते होंगे। जिप्सम में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? कैल्शियम की कितनी मात्रा पाई जाती है किसके अंदर? जिप्सम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिप्सम में कैल्शियम की कितनी मात्रा पाई जाती है? इसका जो एग्जैक्ट आंसर बन पा रहा है इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग वो बन पा रहा है 29.2%, यानी 29.2% यहाँ पे सही आंसर बैठ पा रहा है। इसी सीरीज में अपन अगला क्वेश्चन, सरल, पहली बात तो सरल या एकल उर्वरक का उदाहरण नहीं है। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, इसकी भाषा को समझ पा रहे हैं, तो मैंने नहीं है दे रखा है अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट और उपरोक्त सभी वाला। तो इसमें क्या आंसर जाएगा? हाँ बताएं जितेंद्र, ताराचंद, जो भी उपस्थित है बच्चे वो आराम से बताएं, सरल या एकल, या तो सिंपल या मोनो फर्टिलाइजर, एकल उर्वरक का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और उपरोक्त सभी। तो आंसर को देखते ही पता चल रहा है कि इसमें ऑल ऑफ अबाव है उपरोक्त सभी है वो राइट आंसर बन पा रहा है। इसी सीरीज में अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है अग्रिम कलिका, यानी जो एपिकल बड जिसको अपन बोल सकते हैं, अग्रिम जो कलिका है
किस पोषक तत्व की कमी से सूख जाती है, मतलब ड्राई पड़ जाती है। एम दे रखा है यहाँ पे, पी दे रखा है यहाँ पे, एमजी दे रखा है, और आपके कौन सा दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, यानी फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम दे रखा है। तो जो एपिकल बड है वो किसकी वजह से सूख जाती है, तो इसका आंसर कौन सा बैठ जाएगा यहाँ पे, हाँ कैल्शियम की वजह से, यानी Ca की वजह से है जो एपिकल, हाँ एपिकल बड वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया, वाष्पोत्सर्जन की कमी की, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा एट्राजीन कितने ईसी में दिया जाए, एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह है क्या काम करता है वाष्पोत्सर्जन को, वेपरेशन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के अंदर आप लोगों को देखना है कि वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए एट्राजीन का प्रयोग किया जाए ताकि पौधे के अंदर पानी की कमी ना हो। तो पौधे की वृद्धि को कम करता है या पौधे की पत्तियों की सतह में प्रकाश, है ना, रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तित करता है, या रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया को प्रभावित करता है, या पत्ती की सतह पर पतली परत का निर्माण करता है। किस तरीके से एट्राजीन है वो यूज में लिया जाता है, क्या वो किस तरीके से कम कर देता है, वाष्पोत्सर्जन को किस तरीके से कम कर देता है। तो आप लोगों को पता होगा कि रंध्रों के खुलने और रंध्रों के बंद होने की क्रिया को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसी क्रम में जो अगला सवाल है वो आप लोगों की स्क्रीन पे है। सीधा सवाल है कि फसल को सूखा व जल भराव दोनों से प्रभावित होती है। फसल जो सूखा व जल भराव दोनों से इफेक्टेड होती है, यानी सूखे ड्राइनेस से भी होते हैं, जल भराव यानी वाटर लोडिंग दोनों से प्रभावित होती है। मक्का होती है, जवार होती है, सूरजमुखी होती है, या गन्ना होता है यानी शुगर केन होता है। तो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोगों को पता होगा सूखा और जल भराव दोनों से प्रभावित कौन सा रहता है, मक्का होता है, वो दोनों से ही प्रभावित रहता है। अगला जो सवाल है वो भी बहुत प्यारा सवाल है अगर आप लोग कर पाए तो, और वो रहता है कि उस उर्वरकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, ठीक है ना, मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र का जोड़ा आप लोगों को देखा है, यानी मक्का के साथ में तुरैया और गेहूं लगाना है, धान, गेहूं और लोबिया, दान, आलू और मूंग, और सोयाबीन, गेहूं और मूंग। कौन सा जो जोड़ा है, पेड़ है, समूह है, वो सही बैठ पा रहा है, कौन सा जोड़ा है वो सही बैठ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर वो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए आप लोगों को पता होगा कि इनमें एक तो अपन को क्या चाहिए, लेग्यूमिनेसी वाला चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे सोयाबीन और गेहूं, और वापस क्या लगा दिया, यहाँ पे मूंग लगा दिया, सोयाबीन लगा दिया, गेहूं लगा दिया, और क्या लगा दिया, मूंग लगा दिया, या डी है वो यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। अगर इस तरीके से फसल चक्र अपनाएंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि खरपतवारों व फसलों के युग में कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा पेड़ है वो सही नहीं है। आप लोग एक तरफ तो खरपतवार है, ठीक है ना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग खरपतवारों में से कौन सा है वो मिसमैच है। स्ट्राइगा जानते होंगे किसको बोलते हैं, रूखड़ी को, नाम सुना है क्या, रूखड़ी का, रूखड़ी, अरे जब लग जाती है तो क्या लगाते हैं, जब घाव वगैरह हो जाते हैं तो घर वाले क्या लगाते हैं, स्ट्राइगा, किसको बोलते हैं, रूखड़ी को। रूखड़ी है वो जवार के साथ है। अम्रबेल जानते होंगे, नींव वगैरह लगाते हैं मकान की तो क्या लगाते हैं, अम्रबेल। अम्रबेल किसके साथ में, रिजगे के साथ में। टाइफा है वो किसके साथ, गन्ने के साथ, या ओरोबंकी। ओरोबंकी का दूसरा नाम बताना जैसे कमेंट बॉक्स में, कि ओरोबंकी को क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में किस नाम से जानते हैं। ओरोबंकी है वो तंबाकू के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को ये तो सही है, स्ट्राइगा जवार के साथ है, अमरबेल है वो रिजके के साथ में है, और तंबाकू के साथ में कौन है, ओरोबंकी। तो बच गया कौन सा यहाँ पे, कौन सा, टाइफा यानी गन्ने वाला, यानी टाइफा है, टाइफा वो गन्ने के साथ में नहीं होती है, गन्ना है उसके साथ में नहीं है, तो ये यहाँ पे बैठ गया। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि फसलों और उनकी किस्मों के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। एक तरफ तो फसल है और उसकी दूसरी तरफ क्या दे रखी है, वेराइटी दे रखी है, यानी इधर तो दे रखी है फसलों एवं उसकी किस्मों, यानी उसकी जो
वैरायटी है उसके पेयर में से कौन सा सही नहीं है, यानी मिसमैच कौन सा है ये देखना है। जो है उसकी क्लीपर है, कपास की है वो सुजाता है, लोबिया की पूषा फाल्गुनी है, ठीक है ना, और मूंग की है मूंग की कौन सी है, UPAS 120। बताएं क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल हाँ, डी यहां पे बिल्कुल राइट आंसर है, मूंग की UPAS 120 है। अगला जो क्वेश्चन है वो गेहूं में कल्ले फुटान, अगला जो क्वेश्चन है वो है गेहूं में कल्ले फुटान के समय अनुकूलतम तापमान होना चाहिए, यानी कल्ले फूटते समय अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, कितना टेम्परेचर, देखो गेहूं में तो मिल्की स्टेज का वगैरह का हर एक स्टेज का टेम्परेचर पूछा जा सकता है, सिंचाई वगैरह में भी बार बार टेम्परेचर की बात आती है, तो गेहूं का तो टेम्परेचर बंधुओं देख ही लेना। तो इसका जो राइट आंसर बन पाता है 10 से 15 या 15 से 20 या 20 से 25 या 25 से 30। तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में देखे जाए तो कौन सा हो गया, 15 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला आंसर है वो यहाँ पे राइट बैठ पा रहा है। अगला इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला है वो कौन सा है कि बीजोपचार हेतु यानी सीड ट्रीटमेंट, ठीक है, बीजोपचार हेतु रासायनिक व जैव उर्वरकों का किस क्रम में उपयोग किया जाता है, यानी रासायनिक या जैव उर्वरकों का, यानी कौन से रसायन का उपयोग कर लेंगे उसके साथ में कौन सा जैव उर्वरक किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो पहले वाले में दे रखा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहले कवकनाशी यूज करना, फिर राइजोबियम यूज करना, फिर कीटनाशी यूज करना, कवकनाशी, ठीक है ना, फिर कवकनाशी, फिर राइजोबियम, कवकनाशी, कीटनाशी, फिर राइजोबियम, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई सही है वो सही सेट नहीं बैठ पा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फिर सेट बैठेगा, किस क्रम में प्रयोग किया जाता है, यानी किस क्रम में अपन प्रयोग कर सकते हैं, तो अपन कर सकते हैं यहाँ पे पहले कवकनाशी का, फिर किसका, कीटनाशी का, और फिर किसका, राइजोबियम का। पहले रासायनों को यूज कर लिया, फिर जैव उर्वरक का उपयोग कर लिया, पहले फंगस को हटा दिया, फिर कोई इंसेक्ट्स वगैरह है उनको हटा दिया, और फिर राइजोबियम कल्चर अपन कर सकते हैं। फिर अगला जो है क्वेश्चंस, हाँ, वो है टेट्राजोलियम परीक्षण के लिए, ठीक है ना, टेट्राजोलियम जो टेस्ट है टेट्राजोलियम परीक्षण के लिए निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। टेट्राजोलियम परीक्षण द्वारा क्या निर्धारित किया, बीज की शुद्धता का, बीज की अंकुरण क्षमता का, या बीज की गुणवत्ता का, या सीड वाइबिलिटी का, यानी किसका निर्धारण किया, टेट्राजोलियम जो टेस्ट किया जाएगा उसमें क्या देखा जाएगा। बता दें, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश भी आनी चाहिए। सीड वाइबिलिटी का, इसका जो आंसर है वो कौन सा जाएगा, सीड वाइबिलिटी का टेस्ट किया जाता है। फिर आप लोगों को अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। जड़िया और ज्वाला याद आती है क्या, जड़िया और ज्वाला किसकी वेराइटी है, जरा बताना कमेंट सेक्शन में, जड़िया और ज्वाला है वो किसकी वेराइटी है, जड़िया और ज्वाला किसकी वेराइटी है और कहां से निकली हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने आप लोगों के आ गया तो मैंने पूछ लिया। जड़िया और ज्वाला वाला, मोट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, डी राजस्थान है, आराम से राजस्थान मोट के उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, राजस्थान आ रहा है। और जड़िया और ज्वाला मोट की ही किस्में होती है, मोट की वैरायटी है जो कहां से निकली हुई है, जामनेर यूनिवर्सिटी से निकली हुई है। अगला जो सवाल है वो है 20वां, वो है रैपसिड, ठीक है ना, रैपसिड वह सरसों का फल क्या कहलाता है, यानी सरसों के फल को क्या कहते हैं, सरसों के फल को किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे सिलिकुआ, फली, या कैरियोप्सिस, या उपरोक्त सभी, किस नाम से जानेंगे सरसों के फल को, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें कि सरसों के फल को किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 20 हो चुके हैं, 20वां क्वेश्चन है, उसकी फली को किस नाम से जानते हैं, सिलिकुआ, बिल्कुल सही, यहाँ पे सिलिकुआ है वो राइट आंसर है, दे भी चुका है ताराचंद इसका राइट आंसर। और फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है तिल की बीज दर प्रति हेक्टर में आप लोगों को निकालनी है, सीड की तिल की जो बीज दर है, सीड रेट है वो कितनी होती है प्रति हेक्टर के हिसाब से। 2 से 3 केजी चाहिए आपको, या 3 से 4 केजी चाहिए, या 4 से 5 केजी, या 5 से 6 केजी, आप लोग बताएंगे सीड रेट कितनी होती है तिल की।
सिंपल सिंपल सवाल है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो बड़े भारी हो जाते हैं। तो ये सीड रेट कितनी रहती है? तिल की जो सीड रेट रहती है डियर, वो कितनी रहती है? 4 से 5 केजी पर हेक्टर के हिसाब से तिल की है वो सीड रेट रखी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सरसों के उत्पादन में अग्रणी राज्य फर्स्ट नंबर कौन ले जाता है? यूपी वाले ले जाते हैं, एमपी वाले ले जाते हैं, राजस्थान वाले या आंध्र प्रदेश वाले? कौन है जो सरसों उत्पादन में अग्रणी है? बता सकते हैं, क्योंकि मैं बात फिर से करूंगा सेवर भरतपुर की सरसों अनुसंधान केंद्र। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कौन सा जाएगा? यहाँ पे जाएगा राजस्थान जाएगा। सेवर भरतपुर में क्या है? सरसों अनुसंधान केंद्र। और राय का पूछ ले तो कमेंट सेक्शन में बता दो, राय का पूछ ले तो। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सेवर भरतपुर के अंदर। इससे मिलता जुलता ही सवाल है। अगला है, मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप में उचित मात्रा तथा उचित संतुलन में प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी मृदा में जितने भी इनिशियल जो एलिमेंट्स हैं, यानी आवश्यक, उसको जरूरत वाले जो पोषक तत्व है उनको प्राप्त करने वाले रूप में देना है, उचित मात्रा में देना है, बैलेंस बना के देना है, और ये देने की क्षमता होगी वो क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? यहाँ पे मृदा गुणांक कहलाएगी, मृदा उर्वरकता कहलाएगी, मृदा की उत्पादकता कहलाएगी, या उपरोक्त सभी कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो ये कहलाती है मृदा की उर्वरकता कहलाती है। यानी उचित पोषक पदार्थ होते हैं और वो उचित मात्रा में मौजूद होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? मृदा की उर्वरकता। अगला क्वेश्चन है कि पादप पोषण के लिए सही ये वाला लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। पादप पोषण के लिए तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने प्रतिपादित की थी? कि अनिवार्य पोषक तत्व ये होते हैं, ठीक है ना। पादप पोषण के लिए तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसने प्रतिपादित की है, किसने प्रेजेंटेड किया है? कि ये इनिशियल एलिमेंट्स होंगे, अनिवार्य पोषक तत्व होंगे। यहाँ पे डीजे निकोलसन है, आर्नॉट व स्काउट है, और ऑर्नॉन है, और इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से आप लोग बता सकते हैं कि किसने किया है, क्योंकि देखो मैंने तो लंबा चौड़ा ऑप्शन दे दिया। अगर आप पकड़ पाते हैं तो यहाँ पे ऑर्नॉन और स्काउट जाएगा 1939 के अंदर। ओके, अगला है, बहुत बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास में जिगजैग लैंड हो, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ भूमि हो, असमतल भूमि हो, उत्खात भूमि भी इसको बोल सकते हैं, उत्खात भूमि भी बोल सकते हैं, असमतल हो या उबड़ खाबड़ हो, जैसे इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके की अगर जमीन होती है, लैंड होती है, तो सिंचाई की कौन सी विधि है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगी? वहां ड्रिप क्लच सिस्टम लगाएंगे, फव्वारा सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाएंगे, प्रवाह विधि लगाएंगे, या क्यारी विधि लगाएंगे? कौन सी है? फ्लो मेथड है, ड्रिप क्लच सिस्टम है, क्यारी विधि लगा रखे हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रखे हैं, कौन सा मेथड यूज करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 25 में उबड़ खाबड़ जमीन है तो आप जो भी पाइपलाइन डालोगे तो ये तो हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से अगर फव्वारा लगा दोगे तो फव्वारे से उछल उछल के पानी क्या कहाँ चल जाएगा? उबड़ खाबड़ भूमि में भी आसानी से जा सकता है। और जरा कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हो जो फव्वारा जो विधि है वो कौन से कहाँ की देन है, या इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ हुई है? उत्तर में अगला जो क्वेश्चन है वो है बाजरे की सीड रेट, ठीक है ना। सीड रेट नहीं, बाजरे को कितनी गहराई में बोना चाहिए? बहुत सी बार किसान गलती कर देते हैं कि उसकी कितनी गहराई में बोते हैं, यानी ऊपर रखें, नीचे रखें, या कितना गहरा बाजरे को बोएं। तो यहाँ पे 1 से 2 सेमी, फिर 3 से 4 सेमी, 4 से 5 सेमी, या 5 से 6 सेमी बाजरे को कितनी गहराई में बोना चाहिए? क्वेश्चन नंबर कितना है? 26। बाजरे को बोने के लिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना है? 26, जिसमें है बाजरे की कितनी गहराई पे बोना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 3 से 4 सेमी, 3 से लेकर के 4 सेमी की गहराई पे आप लोग बाजरे की क्या कर सकते हैं? बुआई कर सकते हैं। इससे कम ज्यादा रहोगे तो प्रोडक्शन है वो कम ज्यादा हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है सामान्य मृदा अम्लता को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? बंधुओं, आप लोगों को पता होगा कि या तो अम्लीय मृदा का उपचार, ठीक है ना। मृदा में यहाँ पे 2 प्रकार की मृदा का आपसे उपचार पूछा जाता है। एक तो अम्लीय मृदा का, एक तो कौन सी? अम्लीय मृदा का यानी एसिड सोइल का, और कौन सी दूसरी होती है? एल्कली या बेस सोइल वाली, यानी क्षारीय मृदा का, क्षारीय मृदा का। अब इन दोनों का क्या पूछा जाता है? उपचार पूछा जाता है। तो आप लोगों को इनका उपचार है वो दिमाग में रखना चाहिए।
अम्लीय मृदा का उपचार कौन सा है? अम्लीय मृदा का किसके द्वारा उपचार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 27 है, अम्लीय मृदा को, तो इसमें देखो जिप्सम या चूना या आयरन पायराइड या एक व दोनों। तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा अम्लीय मृदा के लिए वो किसका यूज किया जाएगा? चूने का यूज किया जाएगा। तो यहाँ तो अपन क्या लिख देंगे? चूना। तो बच गया वो ऑप्शन किसमें आ जाएगा? इसमें। हाँ, जिप्सम का उपयोग कहाँ किया जाता है ये बता दो। अगला जो सवाल है वो है कैश क्रॉप उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? कैश क्रॉप उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? कैश क्रॉप उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? नकदी फसलें नहीं होती क्या, उनको उगाने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या रहता है? क्या रहता है बंधुओं? मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए, मृदा में फसल अवशेष मिलाने के लिए, या फिर खरपतवारों को दबाने के लिए, या बिना किसी अतिरिक्त इन्वेस्टिंग के आय प्राप्त करने के लिए। यानी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं लगाना है, और बिना एक्स्ट्रा लगाए हुए अगर आप लोग इनकम जनरेट कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कैश क्रॉप बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार यूरिया में बायूरेट की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? देखो ये कानून बना दिया गया है आप लोगों के लिए 1957 में। यूरिया में जो बायूरेट है उसकी मात्रा वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे वो नुकसान से बचा जा सके। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर बन रहा है कि 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह अध्यादेश जारी हो चुका है 1957 यूरिया में बायूरेट की मात्रा को लेकर के। अगला जो है वो क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्ध होने की ऊपरी सीमा होती है। पौधों में, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्ध होने की ऊपरी सीमा होती है। क्या कौन सी होती है? पीडब्ल्यूपी, क्षेत्र क्षमता, आर्द्रतागाही गुणांक, या कोई नहीं? कौन सा जाएगा इसमें? पौधे की वृद्धि के लिए तो ये कौन सा जाएगा? एरिया कैपेसिटी यानी क्षेत्र क्षमता है वो इसका कौन सा जाएगा? राइट आंसर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके का क्वेश्चंस अपन रोज लेकर के आएंगे और आपको लगभग 1500 क्वेश्चंस, 500 से ज्यादा क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, 500 से ज्यादा वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं सभी एग्रीकल्चर एग्जाम में, उनका एक कलेक्शन है। क्योंकि कलेक्शन है वहां क्या मिल जाएगा आप लोगों को? सिलेक्शन मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले अच्छी कंटेंट का कलेक्शन होना चाहिए। तो कलेक्शन आप लोगों को दे रहे हैं। रोज अपन थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जाम डेट से पहले फिर अपन मात्रा और बढ़ाएंगे। लगभग ये आपको 1500 से 2000 क्वेश्चंस है वो आपको करवाएंगे, जिन क्वेश्चनों से बार बार रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को 1 2 3 बार रिपीट करेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। और जस्ट इस चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहें तो लाइक कमेंट्स है वो तो करते रहना, नो प्रॉब्लम्स, वो आपका फर्ज बनता है तो कर देना। बल्कि इस चैनल से आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हम आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं, इंस्टीट्यूट से तैयारी कर चुके हैं, अब घर बैठ करके वो रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि उनको अब चाहिए बहुत ही सुपर कंटेंट, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो उनको एक सुपर कंटेंट के साथ में काम करना है और सुपर कंटेंट हम उनको देने वाले हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको जितना डिलीवर हो सकता है वो मिल जाएगा। वो सारे क्वेश्चन है वो कम्युनिटी में भी मैंने डाल रखे हैं, तो वहां से भी जाकर के आप लोग टेस्ट दे सकते हो। 100-150 सवाल आपको वहां मिल जाएंगे। अभी जाओ तो अभी जाकर के आप लोग टेस्ट दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।